पिछली दफा लिख भी लिए थे। अब जब सवाल एंड हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने उस अपने प्रॉस्पेक्ट को फॉलो अप करवाना है। कितने सीनियर से करवाना है? 3 सीनियर से फॉलो अप आपने करवाना है। आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लें या आप गूगल मीट पे तो लिंक सेंड कर दें अपने सीनियर को, तो वहां से उनको ले लें। तो फॉलो अप करवाने से पहले जो काम करना है वो क्या करना है, वो ये करना है कि अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने सीनियर की अहमियत देनी है। हम लोग पता क्या करते हैं, सीनियर की अहमियत नहीं देते हैं, बंदा अगला फिर अच्छे तरीके से सुनते नहीं। जब किसी को बताया जाएगा कि आपकी जो मीटिंग हो रही है, आपकी जो मैं बात करवाने जा रहा हूँ, करवाने जा रही हूँ, एक बहुत ही अजीम पर्सनैलिटी है, वो एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उनका एक नाम है नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली हुई है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं आपकी मुलाकात उससे करवाने जा रहा हूँ, करवाने जा रही हूँ, मैं आपकी बात उससे करवाने जा रहा हूँ, करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा कर लिया हुआ है, जिन्होंने अपने वालिदैन, अपनी फैमिली की सारी खुशियों को पूरा कर लिया हुआ है, इस इंडस्ट्री में जिन्होंने एक नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत, एक बहुत ही बड़ा नाम, मतलब बढ़ा चढ़ा के आपने जो सीनियर के बारे में, इसमें कोई बुराई, मतलब इसमें झूठ वाली तो बात ही कोई नहीं है ना। तो आपने इस लेवल पे सीनियर की अहमियत दे के उसे फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना है, या गूगल, कोशिश ये करें गूगल मीट पे ले ले, गूगल मीट पे ले लेना। पहले अपने सीनियर से टाइम ले लेना कि सर मैंने अपना प्रॉस्पेक्ट जो है वो आपसे मिलवाना है, मतलब फॉलो अप करवाना है, तो कितने बजे उसको लेके आऊं। तो टाइम आपको पता हो, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, सर मैं आपको लिंक भेजने लगा हूं, भेजने लगी हूं, आपने टाइम देना है। अब सीनियर तैयार हो जाएगा। अब आपने लिंक भेज दिया, सीनियर आ गया, वहां पे आपने पहले बोलना है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपने बात शुरू करनी है, आपके सीनियर को नहीं करनी चाहिए। वहां पे अगला काम आपने क्या करना है, फिर आपने वहां पे तारुफ करवाना है। लोग पता क्या करते हैं, गलती करते हैं, जैसे सीनियर के सामने ले जाते हैं गूगल मीट पे या कॉल पे, तो सीनियर को तारुफ करवा रहे होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट का। ये काम नहीं करना है, ये चीज सीखने वाली है। आपने क्या करना है वहां पे, फिर आपने दोबारा रिपीट करना है। कोई भी नाम ले लें, अवैस है नाम आपके प्रोस्पेक्ट का, तो आपने कहना है अवैस भाई, ये है अहमद भाई, ये है लुकमान भाई, ये है लुकमान सर, इनकी एक इनका एक नाम है इंडस्ट्री में, इन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली हुई है। तो मतलब जो भी बातें पहले मैंने आपको बोल दी वो सारी आपने वहां पे बोलनी है। और एंड पे अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अपने सीनियर को तारीफ क्या करवाना है, उनका नाम बताना है, सर लुकमान साहब ये है अवैस भाई। इस सिस्टम को उन्होंने देख लिया हुआ है, प्लान ले लिया हुआ है, प्रेजेंटेशन ले ली हुई है। अब मजीद कुछ इनको आप कंपनी के हवाले से कुछ चीजें गाइड कर दें, बस इतना बोलना है। बोलने के बाद आप चुप हो जाएं। फिर अगला काम सीनियर का है, वो कैसे फॉलो अप करना है, वो चीजें वो जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। तो एक सीनियर से, दूसरे सीनियर से, तीसरे सीनियर से, 3 सीनियर से इसलिए करवानी, पता किस सीनियर की बात उसको समझ आ जाए। हर किसी का स्टाइल अपना होता है, हर किसी का तरीकाकार अपना होता है, हर किसी का नॉलेज अपना होता है, चीजें मामलात अपने अपने होते हैं। तो जब 3 लीडरों से आप मिलवा देंगे, तो वो 3 लीडर जब गाइड कर देंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। ये है फॉलो अप का। और दूसरा फॉलो अप, अगली चीज आप लिख लें, यूज मैक्सिमम टूल्स। मैक्सिमम टूल्स आपके पास होने चाहिए, पॉइंट लिख लें, यूज मैक्सिमम टूल्स। अगर आप फेस टू फेस मिलते हैं तो फिर ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो फिर आपको टूल्स चाहिए। अब आपके टूल्स कौन कौन से हैं वो भी आप लिख लें, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लिख लें जी। आपकी कंपनी की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल वीडियो आपके पास होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, प्लान प्रेजेंटेशन की वीडियो होनी चाहिए आपके पास। नंबर 4, कंपनी की वर्थ के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर कोई भी ट्रेनिंग वीडियो बनाई हुई है वो आपके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट की वीडियो होनी चाहिए, ब्रोशर्स होने चाहिए आपके पास। फॉलो अप की एक वीडियो होनी चाहिए 3-4 मिनट की। बल्कि मैं यूं करता हूं कि मैं कल या परसों जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, तो गूगल मीट पे ही हम ना जो किसी लुकमान भाई को मैं ले लूंगा, तो लुकमान भाई को लेके ना चंद चीजें इनसे मैं डिस्कस कर लूंगा। मतलब जैसे बंदा प्लान ले ले तो उससे क्या चीजें शेयर करनी है, तो वो जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे वो ट्रेनिंग, वो आपको लुकमान भाई सेंड कर देंगे, तो वो आपने क्या करना, वो भी अपने पास रख लेनी है। ये है आपके टूल्स, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे बंदे ने फॉलो अप ले लिया, फॉलो अप लेने के बाद 3 सीनियर से फॉलो अप करवाने के बाद अगला काम क्या करना है आपने,
सीनियर कट ऑफ हो गए, आप उनको अब आप डिस्कनेक्ट करने लगे तो आपने क्या करना है? याद रख लें, आपकी जो मीटिंग कॉल है वो या तो क्लोजिंग हो जाए तो खत्म होनी चाहिए, वरना अगली मीटिंग कॉल के लिए आपने उससे टाइम लेना होता है। ये बात ध्यान में रख लें। क्लोजिंग हो गई है तो ठीक है, मतलब आपने फॉलो अप करवा दिया, बंदा ओके हो गया तो फिर तो वेरी गुड है, बहुत ही अच्छा काम हो गया ना। अगर नहीं हुआ तो फिर आपने जो काम करना है वो क्या है, मैं एक चीज चलो लिखवा देता हूँ, लिख लें। एंड एवरी मीटिंग विद सेल, एंड एवरी मीटिंग विद सेल या और अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, एंड एवरी मीटिंग विद सेल और अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। या तो आपकी जो है मीटिंग खत्म होनी चाहिए सेल पे, अगर सेल होगी तो ठीक है। अगर सेल नहीं क्लोज हुई तो आपने जो मीटिंग खत्म करनी है वो अगली मीटिंग का टाइम डिसाइड करके, कॉल पे आप करना चाह रहे हैं तो कॉल का टाइम डिसाइड करके। अब वो करना कैसे है? अब ये जो टूल्स आपके पास है ना, अब आपने कॉल एंड करते टाइम ये बात करनी है कि कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मैं कुछ चीजें आपको सेंड करने लगी हूँ, कंपनी की पीडीएफ सेंड करने लगा हूँ, मैं एक वीडियो सेंड करने लगी हूँ। वो सुन के आपको फैसला लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो वो सेंड करने लगी हूँ, वो आपने गौर से पढ़ लेना है, वो गौर से सुन लेना है, देख लेना है वीडियो को। फिर शाम को मैं 6 बजे फ्री होती हूँ या 8 बजे फ्री होती हूँ। 2 टाइम देने, ये पिछली मीटिंग में मैंने सिखाया था, बंदे के पास सामने 2 ऑप्शनें रखनी है। एक तो ये ऑप्शन है कि मीटिंग देख लें फिर मुझे बताएं मैं किस टाइम कॉल करूं, आप उसको हैंडल दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट दे रहे हैं, उसकी मर्जी है। लेकिन आपने उसके सामने ऑप्शन क्या रखनी है, 6 बजे फिर कॉल करूं या 8 बजे। आप तब तक ये वीडियो या ये पीडीएफ देख लें, उसके बाद 6 बजे मैं कॉल कर लेता हूँ, 8 बजे मैं कॉल कर लेती हूँ। उसके बाद हम जो चीजें हैं फिर मजीद इस पे डिस्कस कर लेंगे। अब ये आपने अगली मीटिंग का, अगली कॉल का टाइम ले लिया, वो आपको वहां टाइम देगा, ज्यादा चांस ये है कि वो 8 बजे का नाम लेगा। ठीक है, आप 8 बजे कॉल कर लेंगे। आप उसे पीडीएफ सेंड कर देते हैं या वीडियो सेंड कर देते हैं, वो सुन लेता है, मजीद उसका माइंड बन जाता है। 8 बजे फिर आप कॉल कर लेते हैं, कॉल करके फिर कुछ चीजें से आप उससे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीजें डिस्कस होती है, फर्ज करो वहां सेल क्लोज हो जाती है, बंदा एग्री हो जाता है सेल क्लोज करने के लिए तो वेरी गुड, अगर नहीं होता तो फिर अगली मीटिंग के लिए आपने टाइम लेना है। मुझे समझ आ गई कि आपको अभी भी पूरी समझ नहीं आई, मजीद कुछ डाटा मैं आपको सेंड करने लगा हूं। तो कल इस टाइम हम फिर कॉल करेंगे, इस टाइम या इस टाइम, ये 2 टाइम है, आप बताएं किस टाइम मैं कॉल करूं, उस टाइम हम बात करेंगे। तब तक ये आपने डाटा देख लेना, मजीद हम इस पे चीजें डिस्कस कर लेंगे। जब आप उसे 2-3 बार राब्ता करेंगे, कॉन्टेक्ट में रहेंगे, राब्ते में रहेंगे, उसका माइंड बन जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद दोबारा उस बंदे का पता ही नहीं लेते, वो किधर गया, कहाँ गया। वो लोगों से फिर मशवरा लेता है। जब आप राब्ते में रहते हैं, जब उसके जहन में कुछ सवाल आते हैं तो चीजें फौरन, जब बंदा प्लान देख रहा होता है, फौरन से सवाल जहन में नहीं आते हैं, फौरन की चीजें जहन में नहीं आती हैं, माइंड में बिल्कुल नहीं आता है। तो जैसे आप उसको टाइम दे देते हैं तो उसके जहन में जैसे सवाल आते हैं, आप राब्ता करते हैं, वो सवाल आपसे पूछ लेता है। जब आप उसके माइंड क्लियर कर देते हैं, क्लियरिटी दे देते हैं पूरी तरह से, वो बंदा ज्वाइन कर लेता है। अब होता ही है कि हम पूछते नहीं है, वो बंदा फिर सवाल किसी और के साथ डिस्कस कर लेता है। वो किसी ऐसे बंदे के साथ कर लेता है जो नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बहुत नेगेटिव होता है। फिर वो बंदा उसे नेगेटिव कर देता है, वो बंदा ज्वाइन नहीं करता। हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आया, हम कहते हैं कि उस बंदे को समझ नहीं आई है, ये हो गया, वो हो गया, फलाम फलाम के ही बहाने लगा लेते हैं। तो प्रॉपर इस तरीके से आपने फॉलो अप करना है, ये टूल्स आपके पास होनी चाहिए, ये सारी की सारी, ये आपने एक प्रॉपर एक बना के रखनी, मतलब ये हर चीज आपके पास अवेलेबल हो। प्रोडक्ट के हवाले से बंदा है तो उसे प्रोडक्ट की वीडियो सेंड कर दें, मोटिवेशन लेने वाला है तो मोटिवेशन की वीडियो भेज दें, कंपनी की प्रोफाइल भेज दें, पीडीएफ भेज दें, कुछ भी भेज दें। भेजने के बाद वो चीजें हो जाती हैं। अगला काम जो आपने करना है, लिख लें जी। मल्टीपल यूर सोशल मीडिया अकाउंट, आपके जो सोशल मीडिया पे अकाउंट होने चाहिए, हर हर सोशल मीडिया अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मल्टीपल यूर सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक होनी चाहिए,
इंस्टाग्राम होना चाहिए, टेलीग्राम पे ग्रुप बने होने चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको प्रोस्पेक्टिंग करने पे भी बहुत आसानी देती हैं। आप यहाँ पे कोई पोस्ट लगा देते हैं कंपनी के हवाले से, अपॉर्चुनिटी के हवाले से कुछ भी लिख के लगा देते हैं, वहाँ से कुछ लोग आपसे रब्ता कर लेते हैं। बाकी जो लोग ज्वाइन होते हैं वो भी देखते हैं कि ये हमारा लीडर है, लीडर उसको माना जाता है जो लीडर होता है। अब लीडर उसको माना जाता है जो लीडर होता है, लोग लीडर के साथ काम करना पसंद करते हैं। जब लोग लीडर के साथ काम करना पसंद करते हैं तो होता ही है कि फिर आपने उनके, वो आपको सर्च कर रहे होते हैं चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे आपको सर्च कर रहे होते हैं। वहाँ आपका अकाउंट ना हो तो वो बंदा, मतलब वो आपसे सर्टिफाइड नहीं होता। तो ये आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट होने चाहिए और उस पर डेली बेस पे आप पोस्ट लगा रहे हैं, कोई वीडियो लगा रहे हैं, कोई ब्रोशर के पोस्ट लगा रहे हैं, कुछ लिख के लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, डेली आप वहाँ पे एक्टिव हैं। ओके हो गया। तो सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। ऑनलाइन वर्किंग में ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। बात समझ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर ना? आज मैसेज वगैरह नहीं आ रहे हैं, सारे इनएक्टिव लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, साथ साथ बताते जाएं जिससे मुझे लगेगा कि आपको समझ आ रही है। ओके हो गया। अगला काम आपने जो करना है वो लिख लें। फॉलो अप में या सेल क्लोजिंग मीटिंग हो रही है आपकी, जूम पे हो रही है या कहीं भी हो रही है, तो वहां पे आपने जो लफ्ज बोलने हैं ना, उनको क्या कहते हैं? मैजिक वर्ड्स। लिख लें, मैजिक वर्ड्स। जादू वाले अल्फाज जो है ना, उन पे असर करने वाले ऐसे अल्फाज बोलने हैं कि वो बंदा जो है ना सेटिस्फाइड हो जाए, मुतमिन हो जाए। आपके अल्फाज में इतना दम हो कि उसे मजा आना चाहिए, ऐसे अल्फाज बोलने हैं। और दूसरा जो काम आपने करना है, फर्ज करो अगर हम किसी से सवाल करते हैं, सुनाओ हालात कैसे हैं, क्या सूरत हाल है, हम किसी की भी तबीयत का पूछते हैं या उनके हालात का पूछते हैं, तो मोस्टली जो जवाब मिलते हैं हमें वो क्या है, वो लिख लें। यही जवाब देते हैं। तो आपने अपने फॉलो अप में, आपने अपनी मीटिंग में, आप सेल क्लोजिंग की कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फर्ज करें आप प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीजें, ये जो लफ्ज मैं लिखवाने जा रहा हूँ ना, ये आपने बार बार बोलने हैं। क्योंकि ये लफ्ज आपने बहुत दफा सुने हैं, ये लोग बोलते हैं, ये चीजें होती हैं। तो ये लफ्ज जब बोले जाते हैं ना, किसी के जो अल्फाज है जो किसी को बहुत पसंद है, वो अल्फाज जब आप अपनी मीटिंग में या अपने फॉलो अप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बंदा अट्रैक्ट होता है, वो बंदा सेटिस्फाइड होता है, वो मुतमिन होता है कि इस बंदे की और मेरी सोच एक जैसी है। मतलब जैसे हम किसी से पूछते हैं सुनाओ कैसे हो, तो वो आगे से हमें क्या जवाब देता है? आई एम फाइन, ऑसम, एक्सीलेंट, एवरीथिंग ग्रेट, फैंटास्टिक, ये अल्फाज बोले जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, आई एम फाइन, आई एम ऑसम, आई एम एक्सीलेंट, एवरीथिंग इज ग्रेट, फैंटास्टिक। मतलब आप मीटिंग दिखा रहे हैं तो वहां पे आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लफ्ज है, एक्सीलेंट बिजनेस है, एक्सीलेंट कंपनी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये जो अल्फाज है ना, ये तकरीबन लोग बोलते हैं। इनमें से किसी ना किसी का कोई ना कोई जो होता है ना लफ्ज, उसकी पसंद होता है। जब ये लफ्ज आप बार बार बोल रहे होते हैं ना उसके सामने, फर्ज करो किसी का लफ्ज है जी फंटेस्टिक, उसका लफ्ज है, मैं एक मिसाल देता हूँ, फेवरेट लफ्ज है, आप जब बोलते हैं फैंटास्टिक बिजनेस है, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट बड़ी फैंटास्टिक है, जब आप ये लफ्ज बोलते हैं तो उसके जहन में आता है कि यार जबरदस्त चीज है। ये लफ्ज सुन के ही उसके ऊपर ना असर होना शुरू हो जाता है। तो ये अल्फाज बोला करें आप, ऐसे अल्फाज, जादुई अल्फाज आप बोलेंगे, उसकी माइंड वाले अल्फाज आप बोलेंगे, तो वो जो बंदा है वो आपकी बातें सुनने भी लग जाएगा और उसको यूं लगेगा कि ये जो बंदा है मेरी ही नेचर वाला बंदा है। अगला जो आपने काम करना है इससे मिलता जुलता है, वो आप लिख लें, पॉइंट आउट सिमिलरिटीज। उसमें और आप में क्या सेम है, ये आपने पॉइंट आउट कर लेना है।
मैंने आपको लास्ट किसी मीटिंग में एक बात बताई थी अपने उस्ताद की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोग नए होंगे यकीनन उन्होंने नहीं सुनी होगी, कुछ लोगों ने सुनी होगी। मैंने एक बात बताई थी कि मैंने फॉलो अप करवाया था अपने उस्ताद से, तो बातें करते करते ना तो उन्होंने एक जुमला बोला, लफ्ज बोला कि मैं यार अपनी बीवी से बड़ा तंग हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत तंग हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँ। यार मजा ही नहीं है, शादियां दो होनी चाहिए, एक बीवी यहाँ हो एक वहां हो, बंदा उस शहर जाए, दो घर हो दो बीवी हो, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो बातें करने लगे तो मैं बड़ा हैरान ना बड़ा परेशान, मैंने कहा आज मेरे उस्ताद को क्या हुआ। तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है, मेरी बेचारी जो उस्ताद नहीं है जो मेरी टीचर्स हैं, तो उनके लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी तरफ से परेशान हो रहा हूँ। अब वो बंदा सेल क्लोज करके चला गया, तो खैर मैं परेशान था, फिर एक मुलाकात और करवाई, एक और बंदे से मीटिंग करवाई। तो जैसे ही करवाई ना, मतलब अल्फाज ये थे कि मैं चाहता हूँ दूसरी शादी कर लूं। अब दूसरी मीटिंग जब मैंने करवाई तो उनके अल्फाज ये थे कि यार शादी करनी ही नहीं चाहिए, यार ये शादी है ही मुसीबत, यार शादी करके तो मैं फंस गया हूँ, यार शादी नहीं होनी चाहिए, बंदा शादी के बगैर ही ठीक है। अब मैं बड़ा परेशान, पहले कह रहे थे दूसरी शादी होनी चाहिए, अभी कह रहे हैं शादी होनी ही नहीं चाहिए। ये उस्ताद मेरे हैं, कर क्या रहे हैं, एक ही मिनट में पास सब बदल देते हैं, कभी किस तरफ चले जाते हैं कभी किस तरफ चले जाते हैं। अब ये चीजें जब मैं सुनने लगा ना, तो मैंने आखिरकार पूछ लिया, मैंने कहा सर समझ नहीं आई है, एक बंदे को आप कह रहे हैं कि दो शादियां होनी चाहिए, एक को कह रहे हैं एक ही नहीं होनी चाहिए, तो वजह क्या है। तो उन्होंने कहा पगले अल्लाह के बंदे, वो जो पहला बंदा था ना वो दूसरी शादी का बड़ा शौकीन था, वो चाहता था उसकी दूसरी शादी हो जाए। मैंने पॉइंट ढूंढ लिया उससे बातें करते करते ना, मैंने पॉइंट ढूंढ लिया कि ये चाहता क्या है। जब मुझे पता चला कि ये चाहता है कि मैं एक शादी और होनी चाहिए, तो मैंने सेम वो लफ्ज पकड़ लिए कि मैं चाहता हूँ एक और शादी हो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अब उस बंदे को यूं लगा कि ये भी मेरे जैसे है, अगर ये कामयाब हो सकता है तो मैं भी हो जाऊंगा। तो मेरे जैसा ही बंदा मुझे मिल गया, कोई ये बाऊ शाऊ नहीं है, कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, ये कोई बॉस बूस नहीं है, कोई सर सुर नहीं है। हम बॉस बन के हमें रोब डाल रहे होते हैं, कहते वो बंदे फिर डर जाते हैं, अगर ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे बताया कि मैं भी तेरे जैसा हूँ, तो उसे लगा कि ये मेरे जैसे है तो मैं कर सकता हूँ, उसने कर लिया। दूसरा जो बंदा मिला वो बीवी से बड़ा तंग था, जब मैंने देखा ये बहुत तंग है तो मैंने भी वही काम कर लिया, मैंने कहा मैं भी बीवी से बहुत तंग हूँ। तब मैंने उसे बस बातों बातों में जज कर लिया ये बीवी से तंग है, तो मैंने बीवी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब मैंने बीवी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, उसको लगा कि ये मेरा पेटी भाई है, कि मेरे जैसा ही है, कोई और भी मेरे जैसा है, अच्छा हुआ ये मुझे अच्छी महफिल का बंदा मिल गया, चलो इससे बड़ा मजा आएगा चल के, तो उसने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये चीजें जो होती है पॉइंट आउट करनी होती हैं कि सेम क्या है, वो चीजें आपने करनी शुरू कर देनी है। फर्ज करें आप उससे पूछ लें आप किस स्कूल में पढ़े हैं, वो बताता है वो स्कूल आपका, और वो मैच हो जाता है तो आप कहें वाह 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 मैं भी इस स्कूल में पढ़ा हूं। अगर नहीं वो कॉलेज के हवाले से पूछ लें, यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछ लें, हॉबीज पूछ लें, कलर पूछ लें, एक्टर पूछ लें, बुक पूछ लें, ट्रेनर पूछ लें, कुछ भी पूछ लें। अब इन सारी चीजों में कोई ना कोई चीज आपको मिल जाएगी, आपको पॉइंट भी मिल जाएगा कि वो किस सोच का बंदा है, और उसकी हॉबीज क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो क्या चाहता है। ये सवाल जब आप करेंगे ना उससे बार बार, तो कोई ना कोई आपको सेम पॉइंट मिल जाएगा, फिर उसके ऊपर आप बात कर लें। मैंने लास्ट किसी मीटिंग में एक बात बताई थी, मैंने कहा नेटवर्कर वो होता है कि वो हर फन मौला होता है। मौलवी पास आके बैठ जाए तो वो दीन की बातें इतनी करे कि मौलवी भी हैरान हो जाए, वो कहे यार ये मेरा दीनी भाई है, उसको लगे ये मेरा दीनी भाई है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, चलो करते हैं। लेकिन वो दीनी बात भाई है, आप दुनिया की बातें करेंगे तो वो कभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। वो दीनी भाई है, आप दीनी बातें करेंगे तो वो आपको ज्वाइन कर जाएगा। एक बंदा दुनियादार है, आप उस पे इस्लाम झाड़ते जाएंगे, आप इस्लाम की बातें करते जाएंगे, आप उसे डराते जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे तो वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये तो मौलवी है, ये तो तबलीग ही करता रहेगा। आप उसके सामने दुनियादार बन जाए, ऐसी बातें करे दुनियादारी की कि वो कहे यार मेरे जैसे ही है। बंदा गेमर है, गेम खेलने वाला है, तो आपको हर गेम का नॉलेज होना चाहिए। क्रिकेट का शौकीन है तो आप क्रिकेट की बातें करें चंद मिनट उससे, फुटबॉल के फुटबॉल, हॉकी का, जिस भी चीज का बंदा वो चीजें मतलब शौक रखता है, आप उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दें, वो बंदा जो है ना वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे जैसा ही है। तो ये चीजें होती हैं, फिल्फ और आशिक मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो उससे ऐसी बातें कर ले, फिलहाल कि उसे एम गर्लफ्रेंड बना ले, नहीं है तो भी बना ले।
उसको फिर हमने कि पता क्या होता है, मैं एक चीज बता दूं, कहते किसी को अपने रंग में अगर आप रंगना चाहते हैं, किसी को अगर आप अपने रंग में लेके आना चाहते हैं, तो शर्त ये है कि पहले आपको उसके रंग में जाना पड़ेगा। नशेई को आप नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको भी सूटा लगाना पड़ना है। उसकी महफिल के बनेंगे, उसको समझाएंगे तो फिर वो समझेगा। वरना मौलवी तो बड़े हैं तकरीरें करने वाले, मौलवी तो बड़े हैं मसले सुनाने वाले, वो सुन के मसले हो जाए बदल जाए, नहीं, वो ये अपने भाई की सुनते हैं बात, अपने जैसे की बात ज्यादा इन पे असर करती है। तो आप मजबूरन एक दो सूटे लगा लें, सूटे लगाने के बाद आप उन्हें कहेंगे आ जाए इधर, तो वो आ जाएगा। लेकिन एवं ही आप रोब शोब झाड़ के लेके आना चाहेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। गंदे के साथ गंदा बनना जरूरी नहीं, मतलब बनना नहीं है कि वैसा बन जाओ, नशेई बन जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, किसी को सुधारने के लिए, किसी को सुधारने के लिए उस जैसी सोच उसे, मतलब शो करनी है कि मैं भी इस सोच का बंदा हूं। जब आप उसे बदल लेंगे, वो आपकी महफिल में आ जाएगा, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। आप उसे अपना, ये नहीं करना कि उस जैसा आप ही बन जाओ, कि आप उसे अपना बनाने गए थे, आप ही उस जैसे बन के बैठ गए हो, तो फिर तो मजे आ गए ना, फिर तो हम लीडर बन गए, फिर तो हम नेटवर्कर बन गए। ये तो चीजें नहीं होती हैं। मतलब किसी को अपनी कैटेगरीज में लेके आना चाहते हैं, तो उसको शो करना है कि मैं भी तेरे जैसा हूं। जब आप शो करेंगे कि मैं तेरे जैसा, उसको पता चल जाएगा ये मेरे जैसा है, तो वो आपको ज्वाइन कर लेगा, वो आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। मतलब सादा लफ्जों में एंड पे करूं, एक्टर देखा है ना, एक्टर को देखा है, एक्टर देखा है, एक्टर को देखा होगा आपने। एक्टर जो होते हैं उनको किसी मूवी में आप देखा होगा वो बहुत शरीफ होते हैं, किसी मूवी में देखा होगा वो गुंडे बने होते हैं, किसी में अच्छे बने होते हैं, किसी में बुरे बने होते हैं, किसी में मासूम बने होते हैं, किसी में कुछ बने होते हैं। इसलिए हमें पसंद होते हैं वो। हर मतलब हर तरह के डायलॉग्स बोलते हैं, वो हर तरह की कैटेगरी को अपना लेते हैं, कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो आपको सेम नेटवर्कर अगर आप बनना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप में ये फन होना चाहिए। जिस कैटेगरी का बंदा आपके सामने आ जाए, आप उस कैटेगरी के बन जाएं, उसके सामने वैसे शो हो जाएं, फिर वो आपकी बात मानेगा भी, आपको ज्वाइन भी करेगा। तो ये चीज अगली सिमिलरिटी जो है वो ढूंढ लें, उसको शो करें, उसको आप फिर अपने रंग में लेके आए, इंशाल्लाह वो आपको ज्वाइन कर जाएगा। तो उसे पता चलेगा कि हम एक ही सोच के मालिक हैं। जब पता चलेगा एक ही सोच के मालिक है, तो फिर वो आपको ज्वाइन करेगा। अगला पॉइंट लिख लें, फॉलो अप में जो छठा काम आपने करना है, छठा पॉइंट लिख लें, स्माइल। फॉलो अप दे रहे हैं आप, मीटिंग कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका वहां पे स्माइल जो होती है ना चेहरे पे, वो बहुत जरूरी होती है। आपने आज तक ये नहीं देखा होगा, आपने किसी को स्माइल पास की, उसने आगे से गुस्सा किया हो। 100% जब आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, वो भी आगे से आपको स्माइल देते हैं, वो भी आगे से मुस्कुरा के देखते हैं। आप जब खुश होकर बात करते हैं, वो भी खुश होकर बात करते हैं। आप जब चेहरे पे मुस्कुराहट ला के बात करते हैं, वो भी मुस्कुराहट ला के बात करते हैं। स्माइल कहते हैं, स्माइल वो चाबी है जो बंद से बंद दरवाजा भी खोल देती है। दुनिया की कोई की जहां पे ना चले, दुनिया की कोई चाबी जहां जिस ताले पे ना चले ना, उस ताले पे स्माइल चल जाती है। तो स्माइल जो होती है वो चेहरे पे रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो चेहरे पे स्माइल बहुत जरूरी है। जो हंसते रहते हैं ना, जो खुशहाल रहते हैं, चेक कर लेना, वो बंदे जवान रहते हैं, वो यंग रहते हैं। जो हर टाइम सैड मूड में रहते हैं, परेशान रहते हैं, हर टाइम एम ग्रुंडी जैसा बना के घूम रहे होते हैं, मैं अपने आप को गुस्से वाला शो कर रहे होते हैं, लोग उनसे सलाम लेना पसंद नहीं करते, लोग उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। लोग यहाँ तक कि गलियां चेंज कर जाते हैं उनको आता देख के ना। कौन किसी का मूड बर्दाश्त करता है? कोई किसी का मूड बर्दाश्त नहीं करता। हंसते हुए लोग देखें आपके मोहल्ले में ना, ड्राइंग रूम होंगे। आजकल तो थोड़ा ये मोबाइल ने आके तबाही फेर दी है, ये चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन थोड़े पीछे जाए ना, तो आज से 5-7 साल 10 साल पहले चेक करें। आज भी होता है, लेकिन 10 साल पहले ये ज्यादा था। मोहल्ले में 10 घर हैं, 10 ड्राइंग रूम है, लेकिन आप चेक करें, शाम को एक ड्राइंग रूम ऐसा होता है जहां सारे घर के जो मेल होते हैं वहां इकट्ठे होते हैं। अभी भी होता होगा, ऐसा है। 9 ड्राइंग रूम खाली पड़े हैं, एक ड्राइंग रूम भरा होता है, सारे घर वाले वहां से निकल के, हर घर का बंदा निकल के उस बैठक में, उस ड्राइंग रूम में जाके बैठा होता है। अब कभी ये नोटिस किया ऐसा क्यों होता है?
मैं आपको बताता हूँ, उस ड्राइंग रूम का, उस घर का जो मालिक है ना, वो बहुत हंसमुख है, वो बहुत खुश रहने वाला है। अब होता ये है कि बंदे सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, मसरूफियात में थकावट हो जाती है, परेशानियां होती हैं, गाहक से पंगे होते हैं, मामलात होते हैं, चीजें होती हैं, उनको दिन में मसाइल मसले आते हैं, तो वो शाम को जब थक के आते हैं ना, तो खाना शाना खा के वो कहते हैं चलो यार फलां के पास चल के बैठते हैं, थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, मजा आएगा यार, बंदा बहुत अच्छा, थकावट दूर हो जाएगी यार, दिन की थकन खत्म हो जाएगी यार, सारे मसले परेशानियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब ये सोच लेके उस ड्राइंग रूम में जाया जाता है। अब उस ड्राइंग रूम का मालिक क्या करता है, वो बातें सुनाता है, वो खुश करता है, वो फनी बातें या किसी भी लिहाज से मोटिवेट कर देता है, दोबारा लोग उससे मिलना चाहते हैं। और जो लोग देख के दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, लोग उनसे सलाम लेना पसंद नहीं करते। तो ये अच्छे इखलाक है, हम मुसलमान है, हमारा फर्ज भी है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, प्यारे नबी के हम मानने वाले हैं, तो उनके अखलाकियात कैसी थी कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ के निकले थे। असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले हैं, तो बच्चों को खेलता हुआ देखा, तो वहां पास बैठ के देखने लग गए। बच्चे खेल रहे थे, एक साहबी घर से निकला, अपने बच्चे को लेने आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साहबी अपने बच्चे को अभी ना ले जा, इसको खेलने दे, अभी ना ले जा, खेलने दे। वो दोबारा आया, फिर रोका, अभी ना ले जा, खेलने दे। तीसरी दफा आया, फिर रोका। चौथी दफा आया, फरमाया ले जा। तो साहबी ने सवाल किया, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 3 बार क्यों रोका था? फरमाया तेरे बच्चे के साथ एक यतीम बच्चा खेल रहा था, तेरे बच्चे के साथ एक यतीम बच्चा खेल रहा था, कि अगर तू अपने बच्चे को ले जाता तो उस बच्चे के ज़हन में ये ख्याल ना आ जाता कि काश आज मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे भी लेने आता। अब वो बच्चा खुद खेलता हुआ चला गया हुआ है, लिहाजा तू अब अपने बच्चे को लेके जा सकता है। ये थे इखलाकियात। तो अच्छा इखलाक रखें, लोग आपसे मिलना चाहें, जब गुफ्तगू करें तो इखलाक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और इखलाक को अच्छा करने का फार्मूला एक ही है, और वो क्या है? वो है चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइली फेस, खुशी वाला फेस। जो स्माइली फेस होता है, एक गुस्से वाला फेस होता है, एक सड़ियल फेस होता है। ये तीनों आप बना के देखिए, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाना, तीनों बना के देखना, या बल्कि सेल्फी निकाल लेना तीनों स्टाइल में, और चेक कर लेना कि आप किस में ज्यादा लग रहे हो, तो फिर वही फेस बना के रखना है आपने, वही काम करना है। मीटिंग में तो कम से कम नहीं भी हंसना आता ना, तो स्माइल जरूर रखनी है आपने, मजबूरन रख लें, रखनी जरूर है। ये कुछ दिन करना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद जो चीजें होती हैं वो बदल जाती हैं। कर करके प्रैक्टिस करनी होती है, जब आप कर करके ना एक दिन आदत हो जाती है आपको, फिर वो आप करना शुरू कर देते हैं। तो स्माइली फेस, अगला काम लिख लें, 7वां पॉइंट जो करना है, यस स्टैक, ढेर बार हाँ, यस स्टैक। मीटिंग में, फॉलो अप में, कहीं भी आप बात कर रहे हैं तो बार बार ऐसे क्वेश्चन करें बंदे से, सादा से, सिंपल से, कोई ऐसे क्वेश्चन करें कि जिस बात पे उसे हाँ हाँ हाँ, यस 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 बोलना पड़े। ये कामयाब लोग ये बात लिखते हैं कि जो बंदा ज्यादा बार यस बोल ले, उससे फिर अगला आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, बहुत दफा यस बुलवाने के बाद जब आप उसे कहते हैं ये काम करो, तो वहां भी वो यस बोलता है। फॉलो अप मीटिंग में, कॉल पे कर रहे हैं, गूगल मीट पे कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, तो आप उससे जो गुफ्तगू करेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन उससे करें कि जिस पे वो उसका जवाब आगे से यस आए, नो ना आए। ये चीज का आपने ख्याल रखना है। जब आप उसे बार बार यस करवाएंगे यार, बार बार वो यस बोलेगा, तो एंड पे जब आप कहेंगे सुनाओ अभी ज्वाइन करना है या कल करना है, वो अभी आपको ज्वाइन करेगा, या कल आपको यस बोलेगा, यस मैंने ज्वाइन करना है, अभी करना है या कल करना है, वो आपको कर लेगा। इसमें ये होता है, चांस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते होते हैं। मतलब अगला पॉइंट भी लिख लें, इससे सेम मिलता जुलता है। नंबर 8, जो फॉलो अप में आपने काम करना है, हेड नोड, सर हिलाना। हाँ में सर हिलाना। दो तरह के सर होते हैं ना, एक होता है एक होता है समझ रहे हैं? वाला कौन सा है? ऊपर नीचे वाला। ये कौन सा है? राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ये वाला। आप मीटिंग में अगर फेस टू फेस बैठे हुए हैं, तो ये जो सर है ना, बार बार आपने ऊपर नीचे वाला हिलाना है, हेड वाला, राइट लेफ्ट वाला, इस तरह सर नहीं घुमाना। मतलब उसके सर की जो आदत है, आप यस नो में, यस 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 हाँ में हिलाए।
जब वो बार बार यस 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 हाँ में सारी लाएगा, तो फिर आप अपना प्लान जब बताएंगे तो वो भी आपका प्लान हाँ में बुलाएगा। तो ये चीजें पिछली मीटिंग में कुछ रह गई थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अभी 10 मिनट टाइम है आपके पास, 10 मिनट में कोई क्वेश्चन करें जो आपने पिछली मीटिंग में सीखा और उसको आगे इम्प्लीमेंट किया और उसमें कोई परेशानी आई है, उसका आप बताएंगे। फिर अगले 10-15 मिनट एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगा, फिर मीटिंग एंड करेंगे। जी, कौन माइक ऑन करेगा और बताएगा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो वो भी शेयर करें, बुरा रहा तो वो भी करें। 3 लोग करेंगे, 3 में ये होगा कि सबकी मिलते जुलती चीजें होती हैं तो सबको समझ आ जाएंगी। कोई से 3, कोई एक बंदा माइक ऑन करे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे इनविटेशन के वाले से, सेल क्लोजिंग के वाले से। इनविटेशन की ही नहीं है या तो आप लोगों ने, या आपको कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है तो फिर भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जैद भाई, कैसे हैं? ठीक है आपकी दुआएं सर, अल्लाह कैसा। जी जैद भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन मुझे जो है ना दूसरी तीसरी दफ़ा है। जी जी। वो भी सर ब्लाइंड मीटिंग उसमें ना, इनविटेशन में हम्म कि वो कहते हैं जी कि आप जो ये काम कर रहे हो ना MLM मार्केटिंग, हम्म तो ये आप जो है ना उनको फ्री में आप नौकरी कर रहे हो, हम्म यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी कोई तनख्वाह नहीं और आप मुलाजिम होंगे। तो उसके लिए अच्छा, सर क्या आंसर होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए? ये पहली बात तो उससे पूछें ये मुलाजमत है कहाँ से, ये बताओ। पहली बात, ऐसी मुलाजमत जो 2 से 3 साल में, 4 साल में आपको एक लग्जरी गाड़ी दे दे, ऐसी मुलाजमत किसको नहीं चाहिए यार, अल्लाह के बंदे। MLM में आप काम कर रहे हैं, हम तो काम में आपको एक चीज बताऊं, बिजनेस और ये नौकरी का डिफरेंस उसके सामने रख देना है। ये MLM क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट की इस मीटिंग में बताया था कि हमारे एक लीडर थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो कार अचीवर बने थे। तो उनको गाड़ी मिलनी थी, उनकी डेथ होगी। तौसीफ अयूब उनका नाम था, वो कराची से थे। इकबाल स्टेडियम में फंक्शन हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट था, हजारों लोग थे उसमें। तो वहां पे जब बुलाया गया कार अचीवर को, तौसीफ अयूब को बुलाया गया, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उनके बेटे को बुलाया गया, तो उनके बेटे की उम्र पता कितनी थी? 8 साल। 8 साल उम्र थी। वहां पे एक ज़राई तरक्याती बैंक के रिटायर्ड मैनेजर को भी गाड़ी मिलनी थी। जैसा वेलकम उस ज़राई तरक्याती बैंक मैनेजर का हुआ था, वैसा वेलकम उस 8 साल बच्चे का हुआ था। ये नेटवर्किंग की पावर बताने जा रहा हूँ कि MLM बिजनेस की पावर है क्या। उसे बोलो तू DSP, तेरा बाप है ना वो फौत हो जाएगा, तुझे DSP कोई नहीं रखेगा काका, तुझे दोबारा से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब इस सिस्टम में मैं जहां से छोड़ के जाऊंगा वहीं से, ये एक मैंने स्टोरी शायद सुनाई थी या नहीं सुनाई थी, सुना देता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस के सामने ना एक बंदा समोसे बेचता था। बहुत बड़ी कंपनी, उसके ऑफिस के सामने रोड की दूसरी साइड पे बंदा समोसे बेचता था। तो उसका ना जो जनरल मैनेजर था, वो एक दिन उसके पास गया, जाके उससे कहता है कि 10 साल पहले मैं इस ऑफिस में आया था, मैंने देखा 10 साल पहले भी तू समोसे बेचता था, मैं एक आम सी मुलाजमत पे आया था, और 10 साल तूने भी मेहनत की, 10 साल मैंने भी मेहनत की। आज तू मेहनत करते करते तू आज भी समोसे बेच रहा है, और मुझे चेक कर, मैं आम मुलाजमत से एक मैनेजर लेवल तक चला गया हूँ। 10,000 रुपया मेरी सैलरी थी, आज मेरी सैलरी चेक कर, 50,000 रुपया मेरी सैलरी है। तू आज भी समोसे बेच रहा है। वो समोसे वाला हंसने लग गया। हंसते हंसते उसने कहा, यार ठीक तूने कहा, तू 10 साल पहले जब आया था तो तू आम से मुलाजिम था। जब मैं 10 साल पहले समोसे बेचता था, तो मैं जो समोसे बेचता था वो बर्तन में उठा के बेचता था, वो बर्तन में उठा के बेचता था। मेरे पास ऐसी कुछ चीजें, दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो 10 साल तूने भी मेहनत की, 10 साल मैंने भी मेहनत की। तू मेहनत करते करते मैनेजर बन गया, मैं 3 दुकानों का मालिक बन गया। तू आज 50,000 कमा रहा है, तब तू 10,000 रुपया कमाता था, मैं 1,000 रुपया कमाता था। तू आज 10 सालों बाद 50,000 पे पहुंचा है, मैं आज 10 सालों बाद 2 लाख रुपए पे पहुंच चुका हूँ। मैं तब 1,000 कमाता था, आज मेरी 3 दुकानों की जो आमदन है वो है, ये नेटवर्क बना रहे हैं, दुकान से आगे दुकान, दुकान से आगे दुकान, बिजनेस नेटवर्क बना रहे बिजनेस का। तो कहते हैं मैं आज 3 दुकानों का मालिक हूँ।
तू आज 50,000 कमा रहा है, मैं 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, कहता है मैं तुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। अगली बात असल में अगली बात सुनने वाली है, कहता है बात असल में ये नहीं है कि मैं तुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, बात असल में ये है कि मेहनत तुम भी कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आप में और मेरे में एक मेहनत करने में बहुत बड़ा फर्क है। आप मेहनत कर रहे हो अपने बॉस के बच्चों के लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब तू दुनिया से जाएगा तेरे बच्चे जीरो से जॉब का आगाज करेंगे, और जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरे बच्चे 2 लाख से आगे अपने बिजनेस का आगाज करके 10 लाख पे जाएंगे। तेरे बच्चे दोबारा जीरो पे खड़े होंगे। तू अपने बॉस के बच्चों के लिए कुछ बना रहा है, मैं अपने बच्चों के लिए। एमएलएम ये है कि आप जिस लेवल पे इस बिजनेस को छोड़ेंगे, आपकी जो टीम होती है, आपका जो नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क तो वहीं का वहीं खड़ा होता है ना, वो नेटवर्क कहीं नहीं जाता। तो वो नेटवर्क, वो रैंक, वो चीजें जो होती हैं वो आपकी फैमिली में डिलीवर हो जाती हैं, आपकी मिसेज को हो जाती हैं। आपके हमारे जो जिस कंपनी में मैंने आगाज किया था, हमारी जो चीफ अप्लाई उन्होंने पाकिस्तान में पहले नंबर पे किया था, वो डायरेक्टर सारे जितने भी रैंक के उन्होंने अचीव किए थे, उनकी डेथ होगी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। उन्हीं की वजह से हमारा ये मकाम है। तो उनकी वजह से हमारा ये मकाम है। उनकी बीवी आज उनके ओहदे पे बैठी हुई है, उनका जो लेवल, वो मैं स्टेटस, वो घर आ सारी गई चीजें जो थी तो अगर बैठी उनकी। रही ना अम्मी आने जो जे जवाब आई तो फिर मैंने फोन करके दाद छोड़ी खफकी हुई सी अम्मी की तो मैं दाद छोड़नी वाली यहाँ जो तुसी आपो जे शाबाश है। अपने माइक का ख्याल रखा करें। अब वो चीजें थी उनकी मिसेस को आ गई हुई हैं, अब वो चीजें उनकी मिसेस को आ चुकी हैं। ये चीजें होती है, एमएलएम का यही कमाल है। ये एमएलएम में ये है कि आप अपनी टीम तो नहीं जाएंगे दुनिया में, देखें ये एमएलएम को लोग गलत कहते हैं ना। मैं आपको एक बात, मुझे आप एक बात बताएं, दुनिया का सारा निजाम ये नेटवर्क के जरिए चल रहा है। नेटवर्क है तो बरे आजम है, वर्ल्ड दुनिया है, दुनिया फिर किस पे आगे? बरे आजम, बरे आजम से आगे क्या है? मुल्क, कंट्री, कंट्री से आगे क्या है? सूबे, सूबे से आगे क्या है? इजला, डिवीजन, इजला, फिर आगे क्या है? तहसील, फिर आगे गांव, ये चीजें मोहल्ले, गलियां, सारी चीजें हो जाती हैं। ये एक पूरा चेन सिस्टम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? इस्लाम 4 यारों को 4 यार बनाए थे, उनको इस्लाम सिखाया, तो फिर आगे तबलीग, वहां से आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया हुआ। ये जैज जैज है, जैज का मालिक कहता है मैं चाहूं तो एक सेकंड में 7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ। तो साफी ने सवाल किया, एक सेकंड में 7 करोड़? उसने कहा हाँ, मेरा नेटवर्क जो है वो 7 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हर सिम से अगर एक एक रुपया भी निकालूं तो उनका एक एक रुपया जाएगा, उनको फील नहीं होगा, लेकिन मेरे अकाउंट में एक सेकंड में 7 करोड़ रुपया आ जाएगा। अगर वो सिमें बंद हो जाएं तो क्या जैज का मालिक 7 करोड़ एक सेकंड में इकट्ठा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये नेटवर्क हम कर रहे हैं, इतना फास्ट बिजनेस कर रहे हैं, ये नौकरी कहाँ से? हम किसी के लिए तो काम कर ही नहीं रहे, यहाँ तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ये चीज होती है। असल में ये आपको ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है? आपको आज तकरीबन 15-16 ट्रेन की हो गई हैं। आप लोगों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स देने के, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कंपनी के मालिक हैं, वो मुझे इतना ज्यादा पे कर रहे हुए हैं। तो किस लिए पे कर रहे हुए हैं? सिर्फ इन्हीं बातों के लिए पे कर रहे हुए हैं कि आपके पास इतना नॉलेज आ जाए कि आप हर तरह के बंदे को हैंडल कर सकें, उनको जवाब दे सकें। तो ये चीजें जो होती है ना, ये जो ट्रेनिंग आपने ली है ना पहले दिन से, वो आप जरूर लिखते आए होंगे। इनको ना डेली रोजाना पढ़ा भी करो, दोबारा बुकों को पढ़ा करो, उन कापियों को, उन डायरियों को खोल के ना दोबारा रीड किया करो, सारी चीजें जहन में रखा करो, ताकि जैसा प्रोस्पेक्ट आपको मिले आप फौरन उसके सामने बात करके उसे क्लियर कर सकें। अगला सवाल किसी का? जी, कोई नहीं है, आगे चले फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने बोला था कि आपने उनको मीटिंग में लेके आना है ओपीपी तक, तो सर जो मेंबर बोल देते हैं कि ओके मैं 2 दिन बाद अवेलेबल हूँ या मैं हफ्ते बाद अवेलेबल हूँ, तो सर उनसे किस तरह से हमने कॉन्टेक्ट में रहना है, ये बता दें। जी जी, जैसे बंदे ने टाइम दे दिया ना, बंदे ने टाइम दे दिया आपको एक वीक का, नेक्स्ट वीक जो मीटिंग है मैं उसमें आऊंगा, तो उनसे आपने बार बार कांटेक्ट नहीं करना। बार बार आप उनसे रब्ता करेंगे तो उनको ये फील होगा कि इस बंदे को, इस बंदी को कोई लालच है, इनको को बहुत ज्यादा मफाद है जो बार बार मुझे कर रहे हैं। तो आपने, हाँ, जिस दिन मीटिंग है आपने दोबारा उसको मैसेज कर देना है, लिंक भेज देना है और उसे दोबारा मैसेज कर देना है कि ये मीटिंग आपकी जिंदगी बदल देगी, इसके लिए आपने इतने बजे टाइम जरूर निकाल लेना है, इसमें आपने आना है, उसे कह देना है।
बाकी इनविटेशन के हवाले से मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, मैं हर इनविटेशन की ट्रेनिंग में ये बात बताता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कहते हैं कि मुंह देख के चपेड़ मारनी चाहिए, मुंह देख के थप्पड़ मारना चाहिए, जैसा फेस हो वैसी चमाट। ये जुमला आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह देख के थप्पड़ मारना, मतलब जिस लेवल का बंदा हो उस लेवल की उससे गुफ्तगू किया करें। ये पिछली मीटिंग में मैंने आपको बताया था, अपर लेवल के लोगों से कैसे बात करनी है, आपके हमें जो है तो उनसे कैसे बात करनी है, आपसे लो लेवल में तो उनसे कैसे बात करनी है। तो आप इनविटेशन में ये ख्याल रखें, ये जो मैंने फार्मूले बताए ना इनको जेहन में रखना है। लेकिन आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं वहां पे कोई और मसला, कोई और चीज निकल आई है, किसी और तरीके से आपने हैंडल करना है, तो जरूरी नहीं है कि यही फार्मूला मेरे वाला लगाएं। नॉलेज आपके पास इतना आ चुका है और मजीद हम इतना नॉलेज आपको दे देंगे, इंशाल्लाह आपके लिए रिकवर कर जाएंगे, कोई मसला नहीं है जी। अब्दुल भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, वेरी गुड, हो गया। ये जो नेम लिस्ट है ना, मैंने पिछली मीटिंग में से उससे पिछली में बताया था, अकाउंटेबिलिटी जब मैंने बताया था उसमें बताई थी एक चीज, चार्ट बनाए, आप लोगों ने बनाए वो चार्ट। नेम लिस्ट जो है ना वो डेली बढ़ती रहनी चाहिए, नेम लिस्ट में इजाफा होता रहना चाहिए, और वो अलग अलग भी आप बनाते रहे। जिन लोगों को इनविटेशन दे दिए वो अलग कर लें, जिनको नहीं दी उनको अलग कर लें, जिन्होंने रिजेक्शन कर दी उनको अलग कर लें। वो चीजें जो सारे मामलात आपने क्लियर कर लेने होते हैं। तो खैर आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना, मैं आपको एक चीज बताने लगा, मेरे फेवरेट पॉइंट आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में। मैं पिछली कई मीटिंग से वो चाह रहा हूँ, ये कैमरा ऑफ कर लें अब्दुल भाई। इतनी ज्यादा ठंड नहीं है जितने आप उधर चादर चौधरी ऊपर लेके बैठे हुए हैं, नेटवर्कर को ठंड नहीं लगती जी। नेक्स्ट जो मीटिंग में पॉइंट है ना वो मेरे फेवरेट है, ये एक चीज है। उनमें आपने सब ने तकरीबन, आपका कोई भी बंदा मिस नहीं होना चाहिए, आपकी जो टीम में लोग ज्वाइन है वो मिस नहीं होने चाहिए, एक ये चीज। और अगली ये चीज, आपको जो प्रोमो दिया गया ना उस प्रोमो के ऊपर फोकस करें। याद रखें, मैंने पहले भी कई दफा ये बात की है कि आपको जो फर्स्ट प्रमोशन मिल जाती है, आप जो पहला प्रोमो विन कर जाते हैं, फिर अगले कोई भी प्रोमो आपको मिलते हैं तो आप विन कर जाते हैं। तो आपको प्रमोशन मिल गई, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मिल जाना भी अल्लाह पाक की एक करम नवाजी होती है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उससे फायदा ले लेना लीडरशिप क्वालिटी होती है। लोडर नहीं बनना, बहाने नहीं बनाने, ये हो गया वो हो गया यूं हो गया यहाँ हो गया, सर्दी बड़ी थी धुंध पड़ गई फलां हो गया, बर्फबारी पड़ रही है जी, ये हो गया वो हो गया, ऐसी चीजें बहाने नहीं बनाते, ये लोडर बहाने बनाते हैं। लीडर जो होते हैं वो कर जाते हैं। तो आपने प्रोमो विन करने हैं, हर बंदे ने प्रोमो विन करना है और पैसे कमाने हैं। इस जिस मकसद के लिए आए उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। हाँ, तो थॉमस की आज हम बात करने जा रहे हैं, थॉमस एडिसन की बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, नाम सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन उनके बारे में ना आप लोगों ने शॉर्ट सुना होगा। आज उनकी कुछ चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उनकी चीजें कुछ और बताने जा रहा हूँ आपको बड़ी डिटेल से। आप लीडर बनने जा रहे हैं, कुछ चीजें उनकी मैं आपको बताऊंगा, वो चीजों पे आपने अप्लाई कर लेना, उनको जहन में बिठा लेना। एक 11 जनवरी को पैदा हुए थे और 2 फरवरी 1847 को, सॉरी 11 फरवरी 1847 को ये अमेरिका में पैदा हुए। जब थोड़े से बड़े हुए ना, इनको स्कूल भेजा गया। जब स्कूल भेजा गया तो स्कूल वालों ने ये शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि आपका बच्चा बहुत शरारती है। असल में थॉमस करते क्या थे, ये क्वेश्चन बहुत करते थे, ये किसी भी चीज को देख लेते थे ना, उसकी तह तक जाना चाहते थे। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो फर्ज करो उन्होंने परिंदा देख लिया, परिंदा देखा तो उन्होंने सवाल कर दिया टीचर से, ये परिंदा उड़ता कैसे है, हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते, ये परिंदा कैसे उड़ सकता है, हम क्यों नहीं उड़ सकते। मतलब इस लेवल के वो सवाल, उसकी तह तक जाना चाहते थे, तो ऐसे सवाल वो करते थे। तो टीचर भी थक जाते थे जवाब दे दे के। तो एक दिन उसने ये सवाल जब पूछा ना, तो टीचर ने जान छुड़वाने के लिए उसे एक जुमला बोल दिया कि जो परिंदा इसलिए उड़ता है, ये कीड़े मकोड़े खाता है। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े समझते हैं ना, पतंगे खाता है, ये चीजें खाता है। तो ये इसलिए उड़ता है, इंसान कीड़े मकोड़े नहीं खाता इसलिए ये उड़ता नहीं है।
अब थॉमस ने क्या किया, ये ग्राउंड में गया, ग्राउंड में जाके इसने कीड़े पकड़ के ना एक बोतल ली, उसमें बंद कर लिए। कीड़े पकड़ के एक बोतल में ला के बंद करके ना उनको जाके ना उनका शरबत बनाया, उनको ना ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके पानी डाल के ना उनका एक सूप सा बना लिया, शरबत सा बना लिया। तो अपने किसी ना क्लास फेलो को पिला दिया, ये चेक करने के लिए कि ये उड़ता है कि नहीं उड़ता। जैसे उसको पिला दिया कीड़े मकोड़ों की शरबत, अब उसने उड़ना तो क्या था, बेचारे की तबीयत खराब होगी। जब तबीयत खराब होगी तो टीचरों ने ना उसको स्कूल से निकाल दिया और एक खत लिख के भेज दिया, जाके अपनी माँ को दे देना। अब इसमें ना पॉइंट, सारी स्टोरी में ना बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ये बल्कि पूरी एक 2 2.5 घंटे की ट्रेनिंग है। थॉमस की जिंदगी जो है ना, ये पूरी एक ट्रेनिंग है। लेकिन आज चूंकि हम 5 7 10 मिनट में कवर करेंगे इसको, तो आपने ना चीजें समझते जाना है। अब वहां पे टीचरों ने क्या किया, स्कूल से निकाल दिया, लेटर लिख के दे दिया कि ये अपनी माँ को दे देना। थॉमस ने लाके लेटर दिया अपनी माँ को। तो माँ ने जब लेटर देखा, देखने के बाद ना माँ ने मुस्कुराई। थॉमस ने पूछा मुस्कुराई क्यों हो, हंस क्यों रहे हो, माँ से पूछा ना। तो उसने कहा कि टीचर कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो बहुत काबिल है, आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़हीन है, सॉरी, आपका बेटा बहुत ज़हीन है। तो हमारे पास हमारा जो स्कूल है वो बहुत लो लेवल का है, हमारे पास इतनी फैसिलिटियां नहीं है कि हम इसको समझा सकें, इसलिए इसको पढ़ा सकें। हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है, लिहाजा इसको आप किसी और स्कूल में भेजो या आप इसका कोई और हल करो। तो इसको तो बल्कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ये सुना थॉमस ने, थॉमस की माँ ने वो खत रख दिया, थॉमस ने घर में रहना शुरू कर दिया। अब गली में भी, गली से शिकायतें आने लगी, गली में वो चीजें करता रहता। उसने ना एक लैब बनाने का प्लान किया, घर में एक लैब बनाई, कुछ चीजें इकट्ठी की, तो माँ ने उठा के गली में फेंक दी। जब फेंक दी वो लैब शैब, उसकी जो सारी चीजें थी वो खत्म हो गई, अब पैसे चाहिए थे। तो 10 साल की उम्र में उसने अखबार बेचना शुरू किया, स्टेशन पे, स्टेशन पे अखबार बेचता, वहां से टिकटें लेके बेचता, वहां से पैसे मिले। तो वहां एक डब्बा खड़ा था स्टेशन पे, एक पुराना डब्बा खड़ा था जो यूज में नहीं था। उस डब्बे को अपना लैब बना लिया, उसके अंदर चीजें रखनी शुरू कर दी, वहां पे एक्सपेरिमेंट करता रहा। वहां पे एक्सपेरिमेंट करता रहा तो एक दिन कोई उसके केमिकल उससे गिरा, उससे आग लगी। वो डब्बे में जब आग लगी ना, तो वहां का जो अमला था उन्होंने पकड़ के उसको बहुत मारा। जब मारा तो एक कान पे किसी का थप्पड़ लगा जोर से, पर्दा जो होता है वो फट गया, उसको ऊंचा सुनाई देने लग गया। अब वहां ऊंचा सुनाई देने लगे, यहाँ भी एक पूरी ट्रेनिंग है इस पॉइंट पे भी। साफी ने सवाल किया कि तुझे तो बहुत मसला होता होगा, ऊंचा सुनाई देने लग गया है। तो उसने आगे से पता क्या जुमला बोला, कामयाब जो लोग होते हैं ना वो परेशानियों में भी उनका उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो उसने जुमला बोला, मैं बहुत खुश हूँ ऊंचा सुनने की वजह से। उसने कहा क्यों, उसने कहा जो लोग मुझे डिसार्ड करते थे, परेशान करते थे, अब मुझे वो बातें सुनाई नहीं देती, अब मुझे कोई टेंशन ही कोई नहीं है। पहले लोग मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे, परेशान करते रहते थे, नेगेटिव करते रहते थे। अब चूंकि मैं ऊंचा सुनता हूं तो वो नेगेटिव सवाल मेरे तक पहुंचते नहीं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। मतलब लीडर जो होता है ना वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, हर चीज को सीढ़ी बना लेता है, आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लेता है, और उस पर अमल करके वो कामयाब हो जाता है। अब यहाँ एक और चीज चलो जहन में आ गई, पहले वो बता दूं। तो इसकी ना फैक्ट्री में आग लग गई, इसकी फैक्ट्री में आग लगी। इसका जो बेटा चार्ल्स था, 18-10-1931 को फौत हुआ, सॉरी 1914 को इसकी फैक्ट्री में आग लगी। अब 200 करोड़ का नुकसान हुआ इसका वहां पे, 200 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इसने अपने बेटे चार्ल्स को कहा कि अपनी माँ को जाओ बुला के ले आओ, और उसे को अपने फ्रेंड्स को भी ले आए। ऐसी आग उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी, और आगे भी उनको शायद जिंदगी में मिले कि ना मिले, इतनी बड़ी आग को देख के एंजॉय करें। तो बेटे ने कहा इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसने कहा मैं हुआ क्या, फिर क्या हुआ, अभी 67 साल का ही तो हूँ, उस टाइम 67 साल के थे। 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है और वो क्या कह रहे हैं, अभी मैं 67 साल का हूँ, मैं फिर ये कमा सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, अपनी माँ को बुला के ले आओ, वो इस आग को एंजॉय कर ले। और हम शहजादे माशाल्लाह, एक बंदा नो कर दे ना, एक बंदा रिजेक्शन दे दे, तो बस हम कहते हैं लो जी दुनिया ही खत्म हो गई है, हम तो मर गए, हम तो लुटे गए जी, सर जी मुझे नो हो गई, मुझे बंदे ने इनकार कर दिया। बस वही बंदा था, वही दुनिया थी, वही सारा कुछ था, वो कुछ नहीं होता। यहाँ 200 करोड़ का नुकसान हो गया तो बंदा घबराया नहीं है। अब इसने जो बल्ब बनाया इसके ऊपर बात करूं, 9,999 दफा फेल हुआ है। 9,009, 10,000वीं दफा ये कामयाब हुआ, और इसने बल्ब बनाने में ये कामयाब हुआ था 10,000वीं दफा।
तो इस साफी ने एक सवाल किया कि तुम 9,999 दफा फेल हुए हो। इसने कहा नहीं, मैं फेल नहीं हुआ 9,999 दफा, मेरे पास 9,999 एक्सपीरियंस है। 10,000 दफा ये बल्ब बनाया, पूरा दिन वो बल्ब चलता रहा, पूरी दुनिया से लोग आके देखते रहे। आप फिर इतने बड़े बड़े उसने करिश्मे किए। इसने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था वो क्या चीज थी? प्रिंटर इसने बनाया था। एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर इसने जो पहला बनाया था, उसमें से लाखों डॉलर इसने कमाया, बहुत सारा उसमें पैसा कमाया। फिर इसने ये बल्ब बना दिया, उसमें से पैसा कमाया। तो खैर इसकी करिश्मे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बात को। तो एक दिन जब इसके पास थोड़ा सा टाइम था फ्री, तो इसने ना घर में बैठा को पुरानी चीजें देख रहा था। पुरानी चीजें जब देख रहा था तो इसके सामने ना वो लेटर आया, वही लेटर जो उसको स्कूल में मिला था, माँ ने जो दिया था, माँ को जो दिया था टीचरों ने। वो लेटर इसके सामने आया, इसने वो लेटर खोला। खोलने के बाद जब लेटर पढ़ा, इसकी आंखों में से आंसू जारी हो गए। इसके लेटर पे लिखा हुआ क्या था? लेटर पे लिखा हुआ था कि आपका जो बच्चा है ये माइंटली तौर पे ठीक नहीं है, आपका बच्चा माइंटली ठीक नहीं है, इसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और इसका इलाज करवाओ। लेकिन माँ ने क्या जुमला बोला कि उन्होंने ये जुमला बोला, टीचरों ने ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत काबिल है, हमारे स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ा नहीं सकते, हमारा स्कूल लो लेवल का है, इसको अच्छे स्कूल में भेजो। तो वो अपनी डायरी में क्या जुमला लिखता है, थॉमस अपनी डायरी में जुमला लिखता है कि एक महान माँ ने एक माइंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। ये जो जुमले होते हैं ना, ये भी आपकी, इस पे भी एक पूरी स्टोरी है यार, इस पे भी एक पूरी ट्रेनिंग है, इस जुमले पे भी। कमाल नहीं कर दी उस माँ ने। हम लोग पता क्या करते हैं, सारा दिन लोगों को नेगेटिव जुमले बोल बोल के उनकी तहस नहस मार देते हैं। बेसिकली तो माँ बाप ही खुद, उसका बच्चा, कुछ छोटा सा बच्चा हो ना, वो जो बड़ी बात कर दे। संदीप का नाम सुना होगा, संदीप महेश्वरी, उसको वीडियोस भी देखी होगी, बहुत बड़ा ट्रेनर है। वो कहता है कि मेरा दोस्त और मैं दोनों स्कूल पढ़ने जाते थे ना, तो पैदल जाते थे, फिर उसके बाप ने उसको साइकिल लेके दे दिया, वो साइकिल पे जाता था, मैं पैदल जाता था। अब मेरी इंसल्ट होती थी तो मैंने घर आके शोर मचा दिया कि मुझे भी साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। तो कहते मेरी माँ ने कहा नहीं लेके दे सकते, बाप ने कहा नहीं लेके दे सकते। जब मैंने बहुत इसरार किया तो मेरी माँ ने जुमला बोला, बेटा हमको टाटा बिरला नहीं है। तो मैंने पूछा माँ टाटा बिरला क्या होता है? तो उन्होंने कहा बेटा टाटा बिरला वो होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उसका जो मन चाहे वो ले सकता है। तो कहता मैंने ये सुनने के बाद जुमला बोला, माँ मैं भी टाटा बिरला बनूंगा बड़ा होके। कहता पहले तो माँ ने मुझे पांव से सर तक देखा, फिर कंधा हिला के कहा तू ठीक तो है? हमारे पाकिस्तान में जब कोई बड़ी बात कर ले, बच्चा बड़ी बात कर ले, मैं गाड़ी लूंगा, तो उसे कहा जाता ना ना बेटा हमारे बस की बात नहीं है, उसकी टांगे खींची जाती है। उसे पॉजिटिव करना तो बुरी बहुत दूर की बात है, वो जो पॉजिटिव है उसको भी नेगेटिव करने पे लग जाते हैं। तो कहता फिर हुआ ये कि पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, मैं गली में निकलता हूँ, लोग हंसते हैं, देखो टाटा बिरला जा रहा है, शक्ल देखो टाटा बिरला इसने बनना है। कहता कभी शादी होनी, कोई आंटियां इकट्ठी होनी, तो सब ने मुझे बुला लेना, संदीप इधर आ, मैं पास जाता, बड़ा होके क्या बनेगा? मैं कहता था टाटा बिरला, वो सारी हंसती थी। कहते मैंने माइंड में ये बात बैठा ली कि टाटा बिरला को गंदा बात है, गंदी काम बात है, ये टाटा बिरला नहीं बनना चाहिए। कहता मैंने इसके ऊपर सोचना ही छोड़ दिया। ये तो हमारे हाल है। आज के बाद आपने अपनी फैमिली को, छोटे बहन भाइयों को, शादीशुदा है तो अपने बच्चों को ऐसे जुमले बोलें जिनसे उनको हौसला मिले, जिससे उनको हिम्मत मिले, जिससे उनको आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा हो। तो इसकी माँ ने, थॉमस की माँ ने जुमला बोला, उसकी वजह से वो सदी का कामयाब साइंटिस्ट बन गया। अब इसकी अगली बात बताऊं, 18/10/1931 को ये इसने वफात पाई, डेथ हुई। जिस दिन इसने इसकी डेथ हुई थी, उस दिन अमेरिका ने पूरे एक दिन मतलब 24 घंटे लाइट बंद रखी थी इसके लिए। मतलब इसने इतना बड़ा काम किया, पूरे 24 घंटे लाइट बंद रखी गई थी। अब थॉमस के दो तीन चीजें जो है कामयाब जुमले वो आपको बता देता हूँ। थॉमस कहते हैं कि मेरी लैब में ना, कहते हैं मेरी कामयाबी का राज ये है कि मेरी लैब में घड़ी नहीं लगी हुई थी, क्लॉक नहीं लगा हुआ था। कहता जब आप घड़ी के ऊपर नजर रखते हैं, टाइम के साथ चलते हैं ना, फिर आप कामयाब नहीं होते। कहता है मैंने काम करता था, मैं ये नहीं देखता था टाइम कितना हो गया था, मैं ये देखता था काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, आज मैंने 2 इनविटेशन कर ली, बस काम पूरा हो गया।
आज मैंने एक बंदे को प्रेजेंटेशन दे लिया, आज मैंने 2 बंदों के नेम लिस्ट बना ली, आज बस काम आज का पूरा हो गया। काम कभी पूरा नहीं होना चाहिए, काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक अचीवमेंट ना मिल जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, घड़ियों को नहीं देखना चाहिए। कहता मेरी लैब में घड़ी नहीं है, मैंने आज तक घड़ी नहीं लगाई। कहता मैं 4-4 दिन भी लगातार लैब में बैठा रहा हूँ, 4-4 दिन भी लगातार लैब में बैठा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता था कब दिन निकला, कब रात हुई, कब सवेर हुई, कब शाम हुई, टाइम का पता ही नहीं होता था। एक चीज तो ये आपने ध्यान में रखनी है कि घड़ी शड़ी नहीं है, 4-4 दिन भी वो बैठे रहते थे। वो अगली बात कहते थे मैंने इस काम को काम समझ के नहीं किया था, मैंने इसको एंजॉय समझ के कर रहा था, मैं काम कर समझ के नहीं कर रहा था, मैं इसको एंजॉय समझ के कर रहा था। जब आप अपने काम को, जब आप अपने बिजनेस को एक काम समझ के करते हैं फिर आप थक सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एंजॉयमेंट बना लेते हैं, उसको ड्रीम बना लेते हैं कि ये मैंने करना है, उसके बाद ये मिलना है, उसमें मजे लेने शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, फिर आप थकते नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होना चाहते हैं तो इसको एंजॉयमेंट के तौर पे लेके करें। इसको प्रॉपर ये नहीं है कि ये पूरे इसके साथ ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, नहीं। जिंदगी बदलने जा रहे हैं, एक बड़े मिशन पे लगे हुए हैं, इसको एंजॉय करें और आगे बढ़ते जाएं, इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो ये थॉमस की मैंने चंद बातें आपके साथ शेयर की। अगर कहें तो एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ, रुलाने वाली है। रोना चाहते हैं तो सुना देता हूँ, वरना रहने देते हैं, क्या ख्याल है? चले। अच्छा, मैं हंसाना चाहता हूँ, आप सारे शोर रोना चाहते हैं, वाह जी वाह। चलो रुला भी देता हूँ। माइकल नामी एक बंदा है जी, अमेरिका से, सॉफ्टवेयर की उसने कंपनी बनाई हुई है। माइकल ने सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई हुई है, कहता है मैंने इसमें बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ। ओल्ड हाउस भी उसने बनाया हुआ है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं। कहता है ओल्ड हाउस बनाया हुआ है, हजारों माओ की, हजारों वालदैन बुढ़ापे में जो लोग होते हैं उनकी मैं खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन जो सुकून कहता मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कहता मैंने खुद की माँ के साथ असल में बहुत ज्यादती की है। कैसे जी, क्या हुआ? अपनी स्टोरी लिखता है, कहता मैं अपनी स्टोरी लिख रहा हूँ, कहता मेरी स्टोरी में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट है, मेरी स्टोरी में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप ना कर सको। माइकल लिखता है जब मैंने होश संभाली तो मैंने क्या देखा, मेरी माँ की एक आंख थी, एक नहीं थी। मेरी माँ की एक आंख ना होने की वजह से मेरी माँ की शक्ल बड़ी बदसूरत थी। मेरी माँ कभी कभी मेरे स्कूल आती थी मेरा पता लेने के लिए, या जब कभी मैं भूखा आ जाता था तो पीछे से खाना लेके आती थी। मेरी माँ जब खाना लेके स्कूल आती थी तो बच्चे हंसते थे, मेरी माँ का मजाक उड़ाते थे। जब बच्चे माँ का मजाक उड़ाते थे तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था, तो मैंने माँ को स्कूल आने से रोक दिया। माँ तुम स्कूल ना आया करो, तेरी वजह से मेरी भी इंसल्ट होती है। कहता माँ ने स्कूल आना बंद कर दिया। कहता जब बच्चों को पता चला तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कहानी माँ का बेटा है। कहता जब कभी बाजार जाना होता था ना चीजें लेने के लिए, तो मैंने फिर माँ के साथ एक फासला रख के चलना शुरू कर दिया। कहता किस्मत वाले बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप की उंगलियां पकड़ के चलते हैं, लेकिन मैं वो बदबख्त बच्चा था जो माँ से दूर रह के चलता था कि कहीं लोगों को ना ये पता चल जाए ये इसी कहानी माँ का बेटा है। माँ जहां जहां से गली से गुजरती थी लोग देखते हंसते थे, लोग देख के हंसते थे माँ की शक्ल को। इसलिए मैं फासला रख के चलता था ताकि लोगों को पता ना चल जाए ये इस कहानी माँ का बेटा है। अगर कोई पूछ लेता तो मैं पहचान छुपा जाता था, मैं पहचान ही छुपा जाता था, नहीं मैं इसका बेटा नहीं हूँ। कहता वक्त गुजरता रहा, टाइम गुजरता रहा, मेरी मैट्रिक क्लियर हुई। मैट्रिक के बाद अगली स्टडी के लिए मैं गांव से निकला, वो न्यूयॉर्क सिटी में चला गया। न्यूयॉर्क में जाके मैंने स्टडी करनी शुरू कर दी। वहां जाके मैंने स्टडी शुरू कर ली, 4 साल गुजर गए, स्टडी पूरी हुई, मैंने स्टडी को कंप्लीट किया। पीछे मुड़ के एक दिन भी घर ना गया और ना ही माँ को अपना एड्रेस बताया, पता बताया कि माँ, ताकि मुझे मिलने ना आ सके। स्कूल में मेरा मजाक होता था, गली में मोहल्ले में मेरा मजाक होता था, यहाँ लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि इसकी माँ कहानी है, लोग यहाँ मुझे मजाक ना करें, इसलिए मैंने माँ से छुप के रहना शुरू कर दिया। जॉब मिल गई, माँ से ये खुशी शेयर ना की, शादी की ऑफर हुई, शादी कर ली, इस खुशी से भी माँ को महरूम रखा, माँ को इस खुशी में भी शरीक ना किया। वक्त गुजरता रहा, 3 बच्चे, 2 बेटे, एक बेटी पैदा होगी, वापस कभी गाँव मुड़ के ना गया, ना माँ को कभी बुलाया। कहते एक दिन मैं ड्राइंग रूम में बैठा पढ़ रहा था कि मेरी बेटी की रोने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम से बाहर निकला तो क्या देखा, बेटी रो रही। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा बाबा हमारे दरवाजे पे एक चुड़ैल खड़ी है जिसे देख के मैं डर गई हूँ।
कहता मैं जल्दी से, मैंने दरवाजा खोला, बाहर देखता हूँ, क्या देखता हूँ, बाहर मेरी माँ खड़ी थी, चेहरे पे झुर्रियां थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले थे और कमर झुक चुकी थी। वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। कहता माँ ने जैसे मुझे देखा तो माँ के चेहरे पे खुशी आई, स्माइल आई कि आज इतने सालों बाद बेटे का दीदार हुआ। लेकिन कहता मैं वो बदबख्त बेटा था कि माँ को देखते ही मुझे गुस्सा आया फौरन से। मैंने कहा यहाँ भी मेरा जीना हराम करने पहुंच गई है, यहाँ क्यों आई है? मैं तो इसे छुप के रहना मैंने स्टार्ट किया, तू यहाँ भी पहुंच गई है। तो माँ ने आगे से कहा माइकल मुझे एक बार घर आने दे, मैं तुझे जी भर के देखना चाहती हूँ बेटा, इतने साल हो गए तुझे देखा नहीं है, तुझे दिल खोल के देखना चाहती हूँ, तेरे बच्चों के सर पे प्यार देना चाहती हूँ। जब दिल खोल के तुझे देख लूंगी, तेरे बच्चों को प्यार दे लूंगी, चली जाऊंगी, दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगी। लेकिन कहता मैंने माँ को अंदर ना आने दिया, मैंने माँ को धक्का दिया, दरवाजा बंद कर लिया। कहता वो बदबख्त बेटा था कि माँ को दीदार तो क्या, माँ को पानी तक ना पूछा। माँ कई घंटे दरवाजे पे बैठी रही लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। कहता माँ चली गई, माँ चली गई। चंद महीनों के बाद, चंद दिनों के बाद माँ का इंतकाल हो गया। माँ बाप से बच्चों की दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं। माँ बाप दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिनको पैदा किया होता है, जब वो ऐसा रूढ़ी हमारे साथ रवैया रखते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता माँ बाप से। खुदा के लिए माँ बाप की कदर किया करें, उनसे प्यार किया करें। कहता चंद दिनों के बाद माँ वो बर्दाश्त ना कर सकी। चंद साल जो मुझसे मिली नहीं थी, इस उम्मीद के साथ जिंदा थी कि एक ना एक दिन माइकल जरूर आएगा, मिलेगा। लेकिन मुझसे मिलने के बाद जब माँ ने उम्मीद खो दी, चंद दिनों में माँ का इंतकाल हो गया। चंद महीने जब गुजरे तो मुझे एक खत मिला। वो खत मिला म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से खत मिला। उसमें लिखा हुआ था कि चंद महीने पहले तेरी माँ इंतकाल कर गई थी, उसने वसीयत में तेरे लिए खत लिखा था, वो खत हम तुझे भिजवा रहे हैं। तेरी माँ ने रोका था कि मेरे मरने की फौरन खबर मेरे बेटे को ना देना, ये खत फौरन ना भेजना, ये चंद महीने बाद भेजना। अगर मेरे बेटे को यहाँ आना पड़ा तो मोहल्ले के और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये अपनी माँ को छोड़ के चला गया था, और मेरे बेटे की बेइज्जती होगी, मेरे बेटे की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा मेरे मरने की फौरन, देखें यार ये माँ होती है कि मरते टाइम भी। मैं ना गांव में आया हुआ था, मैं आप बीती अपने आपको सुनाता हूँ। तो अब मेरा एक दोस्त है, उसकी माँ बीमार हो गई, उसने मुझे कॉल की कि तनवीर भाई गाड़ी लेके आना, अम्मी की तबीयत बड़ी खराब हो, इसको लेके जाना है। तो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मैं रास्ते में सुन रहा था, वो अपने शोर को एक ही नसीहत बार बार कर रही थी। आखिरी टाइम था सर, मैंने उसको मरते हुए देखा और उसके अल्फाज भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब भी सुन उन अल्फाज को अपने माइंड में लेके आता हूँ तो कलेजा जो होता है ना, ये फट जाता है। होश नहीं थी, आंखें बंद थी, और उसके होंठों से जो आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज निकल रहे थे, मैं अपने शोर को बार बार एक ही जुमला बोल रही थी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, आखिरत में मेरे साथ क्या होने वाला है, कब्र में मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको ये फिक्र नहीं थी। उसको एक ही फिक्र थी, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो खैर माइकल की माँ ने भी मरते टाइम यही सोचा कि मेरे बेटे की बेइज्जती होगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या तो उसके बाद मैंने माँ का खत खोला तो उस खत में माँ ने सबसे पहले बेटे माफी मांगी, बेटा माइकल मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पहली माफी मांगी, मांगने के बाद उसने कहा माइकल तू मुझे छोड़ के चला गया, मैं सुबह रोजाना सुबह जब उठती थी दरवाजा खोल देती थी, सुबह से शाम तक दरवाजा खुला रहता था और यही उम्मीद होती थी कि माइकल आज मुझसे मिलने जरूर आएगा। पर सुबह से शाम हो जाती, बेटा माइकल तू कभी लौट के नहीं आया। मैं तेरी यूनिफॉर्म रोजाना इस्त्री करती थी, मैं तेरे जूते वो बचपन वाले रोजाना पॉलिश करती थी, मैं तेरे टूटे खिलौनों के साथ खेलती थी, अच्छी बातें तेरी याद आती थी तो हंस लेती थी, तेरी बुरी बातें याद आती थी तो रो लेती थी। माइकल मैं अपने साथ तेरा खाना भी रोजाना तैयार करती थी, तेरी प्लेट भी अपने साथ रोजाना लगाती थी कि आज तो माइकल मेरे साथ बैठ के खाएगा। पर बेटा सालों साल गुजर के तू कभी लौट के नहीं आया। बेटा माइकल आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, जब तू छोटा सा था, 1.5 साल का था, मैं तुझे बेड पे, तू सो रहा था, बेड पे लिटा के बाहर काम करने चली गई। तेरी आंख खुली तो बेड से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ा था, वो कील तेरी आंख में लगा। जब वो कील तेरी आंख में लगा तेरी आंख जाया होगी, तेरी आंख का नूर चला गया। जब तेरी आंख का नूर चला गया तो थोड़ा बड़ा हुआ, बाजार में बच्चों के साथ खेलने जाता था, बच्चे तेरा मजाक उड़ाते थे, तुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। जब वो बच्चे तुझे खेलने नहीं देते थे, तेरे पे हंसते थे ना माइकल, तू रोता हुआ मेरे गले लग जाता था। माइकल वो बच्चों का मजाक उड़ाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तेरी बदसूरती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया और अपनी आंख निकलवा के तुझे लगवा दी।
और माइकल उसके बाद तू हमेशा के लिए खूबसूरत होगी और मैं हमेशा के लिए बदसूरत होगी। उसके बाद माइकल की माँ लिखती है, तरीकी जुमला है, याद रखने वाला जुमला है, बेटा दुनिया की कोई भी माँ बदसूरत या खूबसूरत हो सकती है, पर बेटा याद रखना दुनिया की कोई भी माँ बुरी नहीं होती है। सर जैसे माइकल की माँ ने माइकल को आंख निकाल के दी और इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसी तरह हमारी माओ ने भी हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। ये मत भूलें, रातों की नींदें हराम की हैं, रातों का सुकून हराम किया है, हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, अपनी ख्वाहिशात का गला दबाया है। सर चाहते तो आपकी खुशियों पे जो पैसे लगाए हैं, तो उन पैसों से हर साल माँ चाहती बाप चाहता तो उम्रा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्र तक की कुर्बानियां दे के आपकी जरूरियात और आपकी ख्वाहिशात को पूरा किया है। और आज हम बड़े होके कहें तुम ओल्ड दौर के हो, तुम्हें क्या पता, तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, दौर बदल गया है, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बाप बनने की या माँ बनने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। प्यार किया करें, माँ बाप की दुआएं जो होती हैं यही बंदे को निकाल जाती हैं। वरना मैं इस काबिल कहाँ था कि लोग मुझे सुनते, पूरे पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, आजकल तो पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। जहाँ यूट्यूब पे वो चीज़ें शो हो रही होती हैं कि तुर्की में इतने परसेंट, बांग्लादेश में इतने परसेंट, इंडिया में इतने परसेंट लोग तुझे सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये मेरे माँ बाप की दुआ, मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं है। तो अपने माँ बाप की दुआएं लिया करे, उनसे प्यार किया करे, वक्त गुजर जाए हाथ नहीं आता तो कामयाबी भी मिलेगी अगर माँ बाप दुआ कर देंगे। तो उनको तंग ना किया करें, सताया ना करें। जो बेटे होते हैं ये बाप को ज्यादा सताते हैं और बेटियां माओ को ज्यादा सताती हैं। बेटियों का प्यार बाप से ज्यादा होता है और बेटों का प्यार माओ से ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं करना, ख्याल रखना है, माँ का भी ख्याल रखना, बाप का भी ख्याल रखना है। तो अल्लाह पाक सलामत रखें जी। नेक्स्ट मीटिंग जो है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट मीटिंग है। मैं 15 मीटिंगें की हैं मैंने।